उसमें क्या है, अब देखो हम कि जब भी संपत्ति के अधिकार 7वें अधिकार को हटाया गया था तो उसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की सहमति हुई थी, तभी हमारे मौलिक अधिकारों में बदलाव किया जा सकता है। उसके बाद में क्या है कि अदालतों या न्यायालयों को संविधान और विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार की व्याख्या करने के अधिकार, यानी कि हमारे जो है सर्वोच्च न्यायालय है, हमारा जो उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, उनको दोनों ही गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के द्वारा जो भी कानून बनाए गए हैं उन कानूनों की जांच करने का अधिकार दिया गया है। अगला है वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए भिन्न स्तर। वित्तीय स्वायत्तता, वित्त क्या होता है? धन से संबंधित, ठीक है। धन से संबंधित जो स्वतंत्र है वो सुनिश्चित करने के लिए दोनों सरकारों को अलग अलग से जो राजस्व टैक्स लिया जाता है उसके स्रोत अलग अलग होते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि संघीय शासन व्यवस्था में दोहरे उद्देश्य होते हैं। पहला क्या है? देश की एकता की सुरक्षा करना, उसे बढ़ाना, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं को पूरा सम्मान करना। इस कारण संघीय व्यवस्था को गठन और कामकाज के लिए दो चीज़ें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्या कि क्षेत्रीय विभिन्नता यानी कि का सम्मान करना, क्षेत्रीय सुरक्षा प्रदान करना या क्षेत्रीय लोगों को अपनेतव की भावना प्रदान करना, ये सब काम करती है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो संघीय शासन व्यवस्था का दो ही उद्देश्य होता है कि देश की रक्षा करना, एकता को बनाए रखना और बाह्य खतरे से उसकी सुरक्षा करना। दूसरा काम है क्षेत्रीय विविधता को कम करना या क्षेत्रीय विविधता को सम्मान देना, क्षेत्रीय नागरिकों को अपने तब की भावनाएं, अपनी सुरक्षा की भावना प्रदान करना। अब आप देखो भारत में संघीय व्यवस्था, ये तो पढ़ा बताया मैंने आपको कि संघीय शासन व्यवस्था क्या होती है, उसकी विशेषता क्या होती है। कितनी विशेषता बताइए आपको? 7 विशेषताएं। अब है भारत में संघीय व्यवस्था किस प्रकार की है? हमारे यहाँ पे 3 स्तर की सरकारें बनाई गई हैं, ठीक है। पहली कौन सी? सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरी कौन सी? आपकी स्टेट गवर्नमेंट। और तीसरी कौन सी? आपकी स्थानीय स्वशासन की पंचायती राज। इसमें हमने क्या किया गया? हमारे देश की सरकारों में देखो 3 प्रकार की सरकारों में संघ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको ज़्यादा अधिकार दिए गए, उसको ज़्यादा पावरफुल रखा गया है। और उसके बाद में दूसरे नंबर पे क्या है? राज्य सरकारें हैं। और तीसरे नंबर पे कौन से आते हैं? पंचायती राज आते हैं, ठीक है। तो कानून जो हमारे यहाँ बनाए जाते हैं वो भी 3 स्तर के बनाए जाते हैं। पहला संघ सूची, ठीक है, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 3 सूचियों में हमारे कानून बनाने की व्यवस्था की गई है। संघ जो सूची होती है जो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है, सबसे ज़्यादा अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है, ठीक है, जिसमें 100 से अधिक विषयों को रखा गया है। उसके बाद में क्या है? स्टेट गवर्नमेंट। इसमें पहले 47 विषय थे, शायद अब उनको थोड़ा कम कर दिया गया है। और तीसरे स्तर की जो पंचायती राज है उसमें थोड़ा कम और भी कम उसको अधिकार दिए गए हैं। अब आप देखो संघ सूची में कौन से आते हैं? प्रतिरक्षा, यानी कि कौन सी? अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हमारे देश की जो दूसरे देशों के साथ, पड़ोसी देशों के साथ लगती हैं, उन अंतर्राष्ट्रीय यानी बॉर्डर सीमा को की रक्षा करना। या विदेश नीति, बैंकिंग, ठीक है, संचार जितने कम्युनिकेशन के संसाधन है वो, और मुद्रा। मतलब मेन जो इम्पोर्टेंट जो है वो कौन सी है? प्रतिरक्षा, यानी कि दूसरे देशों के द्वारा हमारे देश पर हमला न कर दिया जाए उसके लिए सुरक्षा, बैंकिंग, विदेशी जो मामले हैं वो सारे, संचार, और साथ में मुद्रा यानी कि करेंसी। ये सब चीज़ें किस में रखी गई हैं? राष्ट्र महत्व के, इनको संघ सूची में रखा गया है। दूसरा है राज्य सूची। राज्य सूची में क्या आता है? पुलिस आती है, वाणिज्य आते हैं, वाणिज्य व्यापार, ठीक है, कृषि आती है, सिंचाई आती है, स्थानीय और प्रांतीय महत्व के विषय जो होते हैं वो किस में रखे गए? राज्य सूची में रखे गए। तीसरा जो है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में देखो बेटा, ये इस प्रकार की सूची है जिसके अंदर क्या होता है कि उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है। लेकिन अगर किसी एक विषय पर, किसी एक चीज़ को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में किसी बात को लेकर मतभेद हो जाता है या मनमुटाव हो जाता है